मध्य प्रदेश में बीएचपी ने वक्फ बोर्ड के औचित्य पर सवाल उठाते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, बीएचपी ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। जाहिर है सियासी बयानबाजी तो होनी ही थी, तो जमकर शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड पर रार, बीएचपी ने खींची तलवार। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। इस बार विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड के वजूद पर ही सवाल उठा दिया है। बीएचपी की माने तो वक्फ बोर्ड के जरिए जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। बीएचपी की मांग पर एआईएमआईएम ने कहा है कि सरकार मुस्लिम संस्थाओं का भगवाकरण करना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीएचपी हिंदुओं की समस्या और मुद्दों को उठाने के बजाय मुस्लिमों पर सियासत कर रही है। एक पूरा रिसर्च किया है कि यह कैसे पक्षपाती स्वरूप का कानून है और इसलिए एक बहुत बड़ी रणनीति के ऊपर हम आगे इसमें चल रहे हैं और वक्फ कानून जो है इसको निरस्त करना चाहिए, हमारा मत है। तो इसलिए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। आपने भगवाकरण कर रखा है पूरे देश में। जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, जब वहां भगवाकरण करके रखा हुआ था, इसको करने में क्या दिक्कत है भाई? इसका भी भगवाकरण कर लो, आप अपने हिसाब से इसे भी चला लो। मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का हिंदू का डीएनए है। तो अगर हर व्यक्ति का डीएनए, तो ये घर वापसी किसकी करा रहे हैं? भारत में रहने वाला तो हर व्यक्ति हिंदू है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बात को क्या ये खारिज करते हैं? इस बात का जवाब दे दें। इधर बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद संजीदा है। बीजेपी नेताओं ने कहा वक्फ बोर्ड को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और सरकार उन विषयों पर गंभीर है। बीएचपी की मांग पर बीजेपी ने ठोस कदम उठाने की बात कही है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार का फीडबैक समाज में पाया होगा उसके आधार पर उनका अपना आकलन है, लेकिन ये सरकार का विषय है। सरकार इसके समग्र जो आयाम है, पहलू हैं, उस पर विचार करते हुए कोई निर्णय कर सकती है। सबके लिए नियम सारे सेम होना चाहिए और इस प्रकार का कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में न्याय संगत कार्रवाई होगी। अगर इस तरह के कोई घोटाले या बातें हो रही हैं वक्फ बोर्ड में, तो उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार का है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस दिशा में कदम भी उठाएगी और इस तरह की अगर कोई शिकायतें हैं तो उसका निराकरण भी होगा। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस मोड में है। अब वक्फ बोर्ड पर बीएचपी के आरोपों के बाद सियासी ध्रुवीकरण होने लगा है, जिसके नतीजे आने वाले चुनाव पर असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल, पहला महीना और पहला ही विधानसभा सत्र है। मुद्दा भी प्रदेश के सभी वर्गों से जुड़ा और बेहद संवेदनशील। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए ये सारी बातें पूरी तरह मुफीद हैं। अहम यह भी है कि सदन में आरक्षण विधेयक को पारित हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी मामला अधर में है। जैसे आसार थे वैसा ही हुआ। सदन में पक्ष विपक्ष जमकर भिड़ गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। पहले दिन जबरदस्त शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 10 मिनट, फिर 5 मिनट और इसके बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल प्रश्नकाल में टेंडर और कानून व्यवस्था पर तीखी नोकझोंक के बाद शून्यकाल में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने का मामला उठाया गया। इस पर बीजेपी विधायकों ने क्वांटिफाइबल डेटा सदन में रखने की मांग की और गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी की। जब इन्होंने क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आधार पर विधेयक लाया है, तो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? वो तो जो विधानसभा में जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट हमने उस दिन भी मांगी थी, आज तक विधानसभा में नहीं आई है। राज्यपाल जी को नहीं दी गई है, विधायकों को नहीं दी गई है, हाईकोर्ट में नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही 58% का जो विधेयक है वो हाईकोर्ट में निरस्त हुआ। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है, तो सबसे बड़ी पंचायत में वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट क्यों पेश नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए कि उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की गणना के लिए क्या किया है और जो उत्तर राजभवन में भेजा है विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? और हमने कहा यदि संतुष्ट होते हैं सब वर्ग तो सब मिलकर चलेंगे दस्तखत करवाने का आग्रह कर रहे, लेकिन वो चर्चा करें ना, सिर्फ कहने भर के लिए विधानसभा सबसे बड़ी है क्या? इधर कांग्रेस विधायकों ने राजभवन पर बीजेपी के दबाव का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस ने कहा आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने से प्रदेश में तमाम नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। कि जिस बिल को स्वयं अनुमोदन किए हैं, विधानसभा में पारित किए हैं, उसके खिलाफ आज क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में आज बात कर रहे थे। आपने जिस बिल को पारित किया है उसी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो मानसिकता स्पष्ट होती है, आपके आरक्षण विरोधी मानसिकता स्पष्ट झलक करके आज देखने को मिला। अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में व्यवस्था है कि उनकी जितनी जनसंख्या उतना उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये क्वांटिफाइबल डाटा अनुसूचित जाति के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं, ना आदिवासियों को मांगने की जरूरत है। जो बीजेपी के लोग जानबूझकर अटकाना चाहते हैं आरक्षण संशोधन विधेयक को, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल चुनावी साल के पहले विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता। अगले 5 दिन सदन में ऐसे ही हंगामे के आसार हैं, पर सवाल ये क्या इस शोर शराबे के बीच जनता के मुद्दों को आवाज मिल पाएगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर बस्तर के नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर आज बवाल मच गया। आदिवासी समाज के हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर आ गए। गुस्साए लोगों की भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ की और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। स्थानीय लोग पुलिस से भिड़ गए और हमला कर दिया, जिसमें SP सदानंद कुमार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बस्तर से लेकर रायपुर तक पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई। बस्तर IG सुंदरराज P तुरंत नारायणपुर पहुंचे, वहीं 4 IPS ने भी नारायणपुर में मोर्चा संभाल लिया। एहतियातन दूसरे जिलों से पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में नारायणपुर भेजे गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का यह कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आदिवासियों को समझाइश देकर वापस भेजा जा रहा है। भाजपा ने आरोप ये लगाया है कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस आदिवासियों की संस्कृति छीनने में लगी है। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के SP साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी SP साहब की स्थिति सही है। अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण धर्मांतरण के काम में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब वो हिंसा के द्वारा लोगों को, आदिवासी समाज के भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जमा होकर उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया, फिर विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि पुलिस ने उन्हें स्मार्ट सिटी गेट के सामने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। यहां पर थोड़ी देर तक नारेबाजी करने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर लौट गए। और वहीं आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट है। रायपुर के 4 अलग अलग परियोजना कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांताध्यक्ष सरिता पाठक ने कहा कि आंगनबाड़ी के 6 संगठनों ने एकजुट होकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने की बात कही है। आज सभी संगठनों ने महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और अपनी मानदेय में वृद्धि हो, रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग की याद दिलाई है। इधर जशपुर जिले में बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबार गांव में चंगाई सभा का आयोजन कर गांव में शांति भंग करने वाले 3 ईसाई धर्म प्रचारक समेत 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गांव में अशांति फैलाने के प्रयास कर रहे इन लोगों को न्यायालय में पेश किया गया और याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया गया कि ईसाई मिशनरियों को 2 धर्म प्रचारक सरगुजा जिले से सामरबार गांव में चंगाई सभा के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर नगाड़े बजाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने नशे के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 6 लाख के नशे के सामान बरामद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस अब आरोपियों की संपत्ति रिकॉर्ड खंगालकर उनकी संपत्ति की कुर्की की बात कह रही है। आरोपी झारखंड के बताए जा रहे हैं जो लंबे समय से नशे के सामान की सप्लाई का काम करते थे। पुलिस का कहना है कि अब मुख्य आरोपियों के संपत्ति की जानकारी इकट्ठा कर उनकी संपत्ति के कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी ताकि आरोपी इस तरह का काम आगे ना कर सकें। लगभग 1500 नशीले इंजेक्शन और 200 से ज़्यादा कप सिरप उनसे बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त जो वाहन था और 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन को भी इसमें पकड़ा गया है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आने वाले समय में जहां से इनके सरगना लोकेटेड हैं अंतर्राज्यीय गिरोहों पे और पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्रगढ़ में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले पर रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की है। शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय के पास वार्ड नंबर 14 पर कब्जा हुआ है। 7 दिसंबर को रेल प्रबंधन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया। 15 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा गया, लेकिन कब्जा बरकरार रहा, जिसके चलते रेल प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। रेलवे पुलिस बल का अमला जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा, लेकिन रहवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। इसी दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभा पटेल भी अपने पार्षदों के साथ पहुंची और कार्रवाई को गलत बताया। मामला बढ़ा तो प्रशासन की ओर से तहसीलदार अशोक सिंह पहुंचे और रेल प्रबंधन से बात की, जिसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई, लेकिन मकानों की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। हमको नोटिस नहीं मिला, जिसको नोटिस दिया गया उसका घर नहीं टूटा है। अब उनका भी जीजा का नोटिस नहीं देते तो अभी उनका घर को तोड़ दिए हैं। घर परिवार अब नजीक आ रहा है सर, कुछ तो अवैध तो ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तोड़ दिया गया नोटिस देने के बाद भी। जब जमीन बन रही थी तो भी लोग रोके नहीं। इनका अधिकारी आते चंद पैसे लेकर चले जाते हैं और बनने के बाद अतिक्रमण के नाम से इसको तोड़ा जाता है तो गलत बात है। जो बाउंड्री ये लोग बड़ा बड़ा बनाए हुए हैं, बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है, मकान को अभी छोड़ दिया जा रहा है और हमारे उच्चाधिकारी जो है कलेक्टर साहब से जिला प्रशासन से आपस में जो है इनका मीटिंग होगा, बातचीत होगा। उसके बाद जैसा निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने बिजली उत्पादन की लागत बढ़ने के बाद भी साल 2023-24 के लिए बिजली की दरें में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न किए जाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। वितरण कंपनी के इस प्रस्ताव पर नियामक आयोग के पूर्व सचिव पीएन सिंह ने आपत्ति जाहिर की है। बिजली कंपनी ने नियामक आयोग के पास जो याचिका दायर की है उसमें वर्तमान दर पर बिजली बेचने पर लगभग 19,344 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी, जबकि बिजली वितरण पर लगभग 15,581 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब इस साल CSPDCL को करीब 3,763 करोड़ रुपए के राजस्व का शुद्ध लाभ होने वाला है। हालांकि पिछले सालों के लगभग 6,134 करोड़ रुपए के नुकसान को समाहित करने के बाद बिजली कंपनी 2,371 करोड़ रुपए के घाटे में रहेगी। कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के दाम, लोगों को तनख्वाह बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। जब इनपुट कास्ट बढ़ रही है तो बिजली के रेट क्यों नहीं कम होंगे? ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है? कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है। तो बिजली के रेट बढ़ा देना चाहिए और पब्लिक को बता देना चाहिए कि साहब जितना रेट वाजबी लाजमी था उतना हमने बढ़ा दिया है। 600 से ऊपर NTPC के बिल आए, सेंट्रल के बिल, क्योंकि सेंट्रल में कोयला महंगा खरीदा या ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने विदेश से कोयला उसमें यूज किया था,
तो वो कोयला महंगा पड़ा है। तो ये जो गैप आ रहा है उसको कैसे मेट आउट करेंगे आप? हम लोग एनर्जी सेल बढ़ाएंगे ना, जैसे हमारा इस साल का सेल 14 करोड़ यूनिट है तो उसको हम 16 करोड़ करेंगे तो वो बढ़ेगा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। यूनिट सेल रोल बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ ही जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। कैबिनेट की बैठक कर इसे लागू करने का रोड मैप भी जारी किया जा चुका है, लेकिन नई और पुरानी पेंशन को राज्य भर के कर्मचारी में कई संशय, कई उधेड़-बुन चल रहे हैं। दरअसल सरकार ने कर्मचारी को शपथ पत्र देने को कहा। कर्मचारियों से पूछा गया कि वो एनपीएस चाहते हैं या ओपीएस। ओपीएस विकल्प चुनने पर रिटायर होने के समय एनपीएस के तहत मिलने वाली राज्यांश राशि ब्याज समेत राज्य को लौटानी होगी, तभी उन्हें पूरे सर्विस काल का ओपीएस मिल सकेगा। कर्मचारी संशय में है कि ओपीएस चुनने पर उन्हें एनपीएस जरूरत पड़ने पर पढ़ाई, शादी के लिए पैसे निकालने का विकल्प खत्म होगा। इसके अलावा भी कई उलझने हैं जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हमारी ऑल इंडिया स्तर पे भी हमारी ये मांग है कि पीएफआरडीए बिल को रद्द करते हुए देश के तमाम राज्यों में ओपीएस लागू किया जाए, और जिन राज्यों में अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और पंजाब में अभी होने वाला है, तो यहाँ पर भी स्थिति जो है ये इसी राशि की मांग को लेकर है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसमें स्थिति और स्पष्ट होगी, सरकार के साथ अगर बातचीत होती है तो। जिस तरीके से पूर्व में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जो है ओपीएस की घोषणा करने से जो खुश और प्रसन्न थे, फिलहाल निराश हैं, और हम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बैठकर ये इन समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। अपने नए नए प्रयोगों के लिए पूरे देश में पहचान रखने वाला लोरमी का अचानकमार टाइगर रिजर्व इन दिनों नए प्रयोग में जुटा हुआ है, और इस प्रयोग के शुरुआती परिणाम भी बेहद चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। अनोखे प्रयोग का नतीजा है कि लोरमी के टाइगर रिजर्व एरिया में शाकाहारी जानवरों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से तेजी से वृद्धि हो रही है। क्या है ये प्रयोग और क्यों सुर्खियों में है टाइगर रिजर्व, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेकल पर्वत श्रृंखला पर बसा लोरमी का अचानकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहां इन दिनों शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसकी वजह है एटीआर प्रबंधन की एक नई पहल, जिसके तहत रिजर्व में वन्यजीवों के खाने योग्य घास की पैदावार की जा रही है। ऐसे में चीतल, सांभर जैसे शाकाहारी वन्यजीव बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी भी टाइगर रिजर्व के लिए ग्रासलैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रासलैंड अगर होंगे, अच्छे ग्रासलैंड होंगे तो हर्बीवोर की संख्या बढ़ेगी, और हर्बीवोर की संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली टाइगर की संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए हम ग्रासलैंड पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रासलैंड डेवलपमेंट के दौरान कुछ घास ऐसे भी उगे जो जानवरों के चरने योग्य नहीं। इनमें से ज्यादातर गाजर घास, जिसे पार्थिनियम ग्रास कहते हैं, वो भी बड़ी संख्या में फैली है। इन्हें अब हटाने का काम हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक प्रबंधन इस पूरी योजना में नागपुर के साइंटिस्ट डॉक्टर मूरतकर का विशेष तौर पर सहयोग ले रही है। अब पिछले साल हमने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर मूरतकर के कहने पे। घास भी जब पका था तब उसको काट के उसका बंडल बना के हमने फील्ड में डाला था, जिसके अच्छे परिणाम हमको अभी दिख रहे हैं। शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि कहीं न कहीं मांसाहारी वन्य जीवों के लिए अच्छा संकेत है। मांसाहारी वन्य जीव जैसे टाइगर को अब भोजन के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। जानवर अब पड़ोसी टाइगर रिजर्व कान्हा और बांधवगढ़ से माइग्रेट कर एटीआर का रुख कर रहे हैं। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक समस्या के चलते कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। आपके लिए नए साल पर रायपुर में अनुपम गार्डन के पास स्थित राजपूत ट्यूटोरियल कोचिंग में विशेष छूट लेकर आया है। राजपूत ट्यूटोरियल कोचिंग में 70% की छूट दे रहा है, और इसकी खास बात यह है कि आप EMI के जरिए भी शुल्क दे सकते हैं, जिसकी वैधता सिर्फ 6 जनवरी तक है। दरअसल राजपूत ट्यूटोरियल ने 2 जनवरी को अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए, जिसकी खुशी में अभ्यर्थियों को यह खास ऑफर दिया जा रहा है।
6 सालों में राजपूत ट्यूटोरियल्स ने पूरे छत्तीसगढ़ में सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में एक नई जो डिजिटल क्रांति लेकर आई है और इसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक न्यूनतम शुल्क में जो शिक्षा को पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। 2 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक सभी प्रतिभागियों के लिए अप टू 70% का ऑफर रखा गया है। इसमें किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी बच्चे अगर इस सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो राजपूत ट्यूटोरियल का शुरू से ध्येय वाक्य रहा है कि कम शुल्क में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना। मैंने यहाँ पर देखा कि प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड यहाँ पर तैयारी हो रही है, तो मैंने जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया तो एक नया आत्मविश्वास मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से मिला है। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो भी बच्चा अगर किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पाता है तो यहाँ वीडियो और PDF भी उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे हम कहीं भी रहकर उसे देख सकते हैं। मेरे को मतलब डर ज़्यादा लगता है या कुछ हो जाता है या फिर ऐसी भ्रांतियाँ रहती है तो मैं सीधे सर के पास जाती हूँ, सर मेरा डाउट क्लियर करते हैं। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ।